हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी बहुत बेहतरीन चल रहा होगा। तो स्वागत है आपका अपना चैनल आरिफ शिक्षा पर, जहां आपको मिलता है डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है। एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में आपको सीधा सीधा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लाए हैं मॉडल पेपर का सेट 3 का पार्ट 1, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम लोगों ने सेट 2 सेट 1 कर चुके हैं। तो जिस बच्चों ने भी सेट 1 सेट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मैं 5 सेट कराऊंगा, इन्हीं 5 सेटों में से आपको सीधा सीधा एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं बच्चों वीडियो की तरफ। वीडियो में फर्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि ईंधन है। ईंधन क्या है बच्चों? ईंधन उसे कहते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो सीएनजी, एलपीजी, लकड़ी, ये सारे चीज़ जो हैं बच्चों ईंधन में आते हैं। इनमें से सभी हमारा हो जाएगा करेक्ट, डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे बोलेगा कि ईंधन सर एनर्जी कैसे मिलेगा, तो सीएनजी जो है, सीएनजी एक गैस होता है जिससे गाड़ी चलता है और गाड़ियों को इसके ज़रिए ऊर्जा मिलता है, तो गाड़ी जो है आगे चलता है। जिस तरीके से हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन क्या हो जाएगा हमारे लिए, ईंधन हो जाएगा। ईंधन के रूप में हम भोजन को मान सकते हैं, क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलता है और हम भोजन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और फिट रहते हैं। तो भोजन हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ईंधन हो जाएगा। तो भाई पूछ रहा है कि ईंधन है, सीएनजी भी ईंधन है, एलपीजी भी ईंधन है, लकड़ी भी ईंधन है, तो इनमें से सभी करेक्ट, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा करेक्ट। वेरी गुड। चले चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। अब जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो आप सभी को पता होगा कि लाखों करोड़ों साल पहले पेड़ पौधे और जानवरें मरकर धरातल के नीचे यानी ज़मीन के नीचे दब गए थे। और उन दबने के कारण उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण वो लिक्विड फॉर्म और ठोस फॉर्म में जो है वो बन गए, जिसको हम लोग आज कोयला और पेट्रोलियम के नाम से जाने जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो कोयला भी है जीवाश्म ईंधन और पेट्रोलियम भी है जीवाश्म ईंधन, यानी ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आएगा, और नहीं कैसे समझेगा, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में भी आसानी हो और सब्जेक्टिव को भी आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। यकीन नहीं है तो आप लोग पिछले क्वेश्चन बैंक को आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लगभग आने के चांस हैं। न्यू क्वेश्चन भी आप लोग को लाया हूँ जो आने का चांस है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है बच्चों? तो अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों? उदासीन। तो अब उदासीन क्या होता है सर? ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। सर हमने क्षार पढ़ा, अम्ल पढ़ा, तो उदासीन क्या होता है? तो उदासीन का मतलब है बच्चों कि ना ही वो क्षार रहेगा और ना ही वो अम्लीय रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि वो नॉर्मल में आएगा, ना वो क्षारीय होगा ना वो अम्लीय होगा। तो वो जो होगा वो उदासीन होगा। और जल जो हमारा है ना वो क्षार है ना वो अम्ल है, यानी ना खट्टा लगता है ना वो कड़वा लगता है, वो है उदासीन कहा जाता है उसको, जल को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहयोजक बंधनों की संख्या है। इसमें कितने संयोजक बंधनों की संख्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 11 है। कितना है बच्चों? 11। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ हैं। यानी बोल रहा है, देखिए बोर्ड एग्जाम का एक फितरत है, एक उसका रूल होता है कि बच्चों को गुमराह करना, बच्चों को ऐसा लैंग्वेज देना कि बच्चे जो है घूम फिर जाए, वो गलत बना करके आए। लेकिन आप आरएफ शिक्षा के स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। आपको
मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आपको गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ रहा है कि हड्डियों में जुड़ने वाले प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है। तो हड्डियों को जब कोई हड्डी हाथ वाथ फ्रैक्चर करता है तो आप लोग देखे होंगे कि जाके हम लोग प्लास्टर करवाते हैं। तो प्लास्टर कैसे करवाते हैं? क्या सीमेंट बालू से प्लास्टर करवाते हैं? नहीं, प्लास्टर हमारा ये पीओपी होता है, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है बच्चों? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग प्लास्टर करवाते हैं। लगभग 1 मंथ बांधते हैं तो हमारा हड्डी जो है आपस में जुड़ जाता है। अब बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि प्लास्टर मैंने क्या दीवार में जो प्लास्टर होता है वो वाला प्लास्टर नहीं रे, पीओपी प्लास्टर, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उससे हम लोग प्लास्टर करवाते हैं और हमारा 1 मंथ के अंदर हमारा हड्डी जो है जुड़ जाता है। तो इसका हड्डियों को जोड़ने के लिए रासायनिक पदार्थ क्या है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? यानी पूछ रहा है कि कौन सा पीएच मान वाला सबसे अधिक अम्लीय होगा। सर आपने मुझे बताया था कि 0 से 7 होगा वो अम्ल कहलाएगा, 7 से 14 होगा वो क्षार कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और पूछ रहा है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, मैं सबका सोल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बताऊँगा। तो चलिए, पूछ रहा है कि सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। तो देखो, सबसे अधिक यानी सबसे कम पीएच मान जो होगा वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, यानी 1 जो है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो थोड़ा 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 जो है अम्लीय कम होता जाएगा। वेरी गुड। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है सवाल हमारा कि एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? एथाइन में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? तो ऑप्शन है हमारा, अगला देखते हैं। ऑप्शन हमारा जो है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 3 बंधक होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 3 बंधक। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल का। नेक्स्ट है कि क्यूपाइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? क्यूपाइड जो है वो है कार्बन सी यू यानी तांबा का अयस्क है। सी यू यानी तांबा, कॉपर जिसको बोलते हैं तांबा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत बच्चों हार्मोन को कहते हैं, हार्मोन को। क्यों सर इसका नाम रासायनिक दूत नाम का है बिगाड़ रहे हैं क्या? सही तरीका है? नहीं, नाम नहीं बिगाड़ रहे हैं बच्चों। रासायनिक दूत इसलिए उसे कहा जाता है क्योंकि जो हार्मोन है वो हमारे शरीर में संदेश को यानी इन्फॉर्मेशन को इधर उधर ले जाने का काम करता है। अब ये क्या बक रहे हैं सर आप? तो इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे ही आपको मच्छरवा काटा, जैसे आपको मच्छर काटा तो हमको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर मच्छर काट रहा? तो यही हार्मोन जो है वो इन्फॉर्मेशन को ले जाता है दिमाग के पास, ब्रेन के पास ले जाता है कि ये सुनो सुनो सुनो, देखो इधर मच्छर काट रहा है, हम लोग झट से मच्छर को मार देते हैं। तो ये जो है हार्मोन जो है क्या करता है, वो संदेश को इधर उधर ले जाने का काम करता है। तो उसे ही रासायनिक दूत कहते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है? पौधों में उत्सर्जी पदार्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो रेजिन भी है, गोंद भी है और टैनिन भी है, यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है बच्चों? तो सबको पता होगा कि मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या हमारा 4 है। कितना है बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन सा है? तो मानव हृदय में 2 आलिंद हैं और 2 निलय हैं। आलिंद जो है ऊपरी भाग है और निलय जो है निचली भाग है। तो 2 और 2 4। हमारे मानव हृदय में कितने कोष्ठ हैं बच्चों? तो 4 कोष्ठ हैं। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है, सवाल नंबर 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सा है वो कह रहा है। तो अब हमारा सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है कि हेट्रोक्राइन ग्रंथि कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यंकृत। अब बहुत सारा बच्चों को यंकृत नहीं पता होगा। यंकृत का मतलब होता है लीवर। क्या होता है बच्चों? लीवर। लीवर, LIVER, लीवर। बोलेगा कि इंग्लिश नहीं आ रहा मास्टर को, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिख दे रहे हैं। यंकृत को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लीवर। अब लीवर का क्या है कि यंकृत रस भी बनाता है और हार्मोन को भी बनाता है, इसलिए इसे हेट्रोक्राइन कहा जाता है। हेट्रोक्राइन क्यों नाम दिया गया इसको हेट्रोक्राइन? क्योंकि ये रस भी बनाता है और ये जो है हार्मोन भी बनाता है, इसे दोनों का मुआ कर लेता है, यानी घरों का काम कर लेता है, पढ़ाई भी कर लेता है। तो आप लोग जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे वही कह रहा है कि यंकृत जो है दोनों काम कर लेता है।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वो रंध्र द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों? रंध्र द्वारा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो पुरुष हार्मोन है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन जो है हमारा पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि क्यूनवन क्रिया पाई जाती है। क्यूनवन क्रिया किस में पाई जाती है बच्चों? तो क्यूनवन क्रिया जो हमारा ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? अब जाहिर सी बात है, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो, घुटना में से दिमाग लगा के इसमें लगा लो थोड़ा सा दिमाग, कि प्रकाश संश्लेषण कब होगा। सूरज कब निकला है बताओ? सूरज कब निकलता है? तो सूरज दिन में निकलता है सर। तो प्रकाश संश्लेषण कब होगा? तो दिन में होगा सर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि आयोडीन निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने में टिक्चर आयोडीन बनता है? मजाक कर रहा हूँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसको बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि डालडा में उपस्थिति वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? डालडा में उपस्थिति वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? कि संतृप्त प्रकृति का होता है। संतृप्त। पता है बच्चों, डालडा जो है हमारे शारीरिक सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा। हम लोग पागल हैं कि तेल से खाते हैं। डालडा को ना खा ले रे, डालडा को ना खा सकते हैं, लेकिन हम लोग क्यों तेल लाते हैं? क्योंकि डालडा जो है उसमें संतृप्त वसा होती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। संतृप्त वसा होती है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। इसलिए डालडा का इस्तेमाल तुम लोग बिल्कुल कम करो। तुम लोग बड़ी चिकना चिकना खाना खाए ला खोजता है ना, और डालडा में छान छान के वो सब खाना बंद कर दो, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसमें संतृप्त वसा होता है जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो नहीं खाना है आपसे डालडा, कम कर देना है। ये नहीं कि एकदम बंद जाना, हड़ताल पे बैठ जाना है, कम खाना है। प्रोपेनॉन की क्रियाशील मूलक है। प्रोपेनॉन की क्रियाशील मूलक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल हमारा कह रहा है कि इथिलीन है। इथिलीन है हमारा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? कि इथिलीन है। इथिलीन क्या है? इथिलीन बच्चों ओलिफिन है। क्या है बच्चों? ओलिफिन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को जो है क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा और बढ़ा के देखिएगा, छोटा छोटा दिखाई दे रहा है इसके लिए सॉरी। वीडियो को आप क्वालिटी देख करके पढ़िएगा, ये ना कि छोड़ छाड़ के भाग जाइएगा वीडियो। ऐसा काम नहीं करना है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोर्ड एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। आप लोग बिल्कुल देखो और एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आप, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो है एग्ज़ाम में एकदम तोड़ फोड़ करके आइएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? मैं आपको बताया कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। लाखों करोड़ों साल पहले दब करके जो है पेड़ पौधे जीव जंतु दब करके कोई जो है द्रव का ले लिया ये रूप, और कोई ठोस का ले लिया। तो इसमें से पेट्रोलियम भी उसी का है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। बायोगैस जो है वो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण जो हुआ था वो किस उद्देश्य से हुआ था? टिहरी बांध का निर्माण जो हम लोग करते हैं किस उद्देश्य से करते हैं? आप लोग कोचिंग जाते हैं किस उद्देश्य से? पढ़ने के लिए? नहीं। बहुत सारा बच्चा बोलेगा पढ़ने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप लोग तो हुड़दंग मचाने के लिए जाते हैं। यहाँ बोल रहा है कि टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य क्या था? तो टिहरी बांध के निर्माण का उद्देश्य जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कारण जो था जिसके वजह से टिहरी बांध को हम लोग निर्माण करवाए थे। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? तो फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी। फ्लोरीन जो है वो आसानी से त्याग नहीं करता है। जैसे हमनी के पास 50 रुपये पैसा मिल गए तो हम ही देंगे किसी को? बाटेला सोचेगा? नहीं सोचेगा, कभी नहीं। छोड़ ही लेना सोचेगा पैसा। उसी तरीके से फ्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन को छोड़बे नहीं करता, दम दम पकड़ के रखता है, जकड़ लेता है दम। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस में। सी करेक्ट हो जाएगा। फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, फास्फोरस में। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? मनुष्य में कितना? मनुष्य थोड़ा कहा जितना कितना दांत है? कमेंट में बताओ, जल्दी कमेंट में बताओ कितना दांत है। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं।
32 दांत होते हैं, जो किसी चीज़ को 2 मिनट में लपेटने के लिए काफ़ी है। कैसे हम लोग एकदम कुछ मिठाई उठाई मिलता है तो तुरंत हड़ाक सुन खा जाते हैं, एकदम फट से खा जाते हैं, किसी को पता नहीं चलने देते हैं। तो यही 32 दांत का कमाल है बाबू, सोच लो। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क मैंने कोची मिठाई ना, मस्तिष्क मैंने ब्रेन, ये जो दिमागवा है किस लिए उत्तरदायक है? ज़्यादा सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, सब के लिए जरूरी है। दिमाग नहीं रहेगा तो इसे लड़की लोग का बेचारी बिना दिमाग के जी रही है। मजाक कर रहा हूँ, लड़कियाँ भड़कना मत। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि ट्रोकियो किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रोकियो किस जीव का श्वसन अंग है? तो ये कॉकरोच का है, ये कॉकरोच बेचारा कॉकरोच जो है उसका श्वसन अंग ट्रोकियो। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल देखो, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, और पाचन होने के बाद अपशिष्ट पदार्थ शरीर से हम लोग बाहर निकाल देते हैं। दुनिया जो प्रोटीन वगैरह है शरीर जो ऑब्जर्व कर लेता है, बाकी अपशिष्ट पदार्थ हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि शरीर में भोजन पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो उपचयन है। क्या है बच्चों? उपचयन। ऑप्शन नंबर, अपचयन लग गलत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपचयन, उपचयन ऑप्शन नंबर सी में है। उपचयन ऑप्शन नंबर सी में है। उपचयन क्या होता है बच्चों? उपचयन क्या होता है? उपचयन, इधर ध्यान दो, सब कोई ध्यान दो। उपचयन भोजन जो है, पाचन जो होता है भोजन, तो भोजन जो हमारा जो चीज़ हम लोग खाते हैं तो वो छोटे छोटे पार्टिकल में जो है वो टूट जाता है, और टूट करके उसमें जो भी प्रोटीन वगैरह है वो ब्लड में मिल जाता है, बाकी अपशिष्ट पदार्थ हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो इस सारे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उपचयन बोलते हैं। भोजन हमारा उपचयन प्रक्रिया है, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय हमारा बीज कहलाता है। भाई गलत, बीज कैसे कहलाएगा जी? पूर्ण विकसित अंडाशय जो हमारा फल कहलाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण विकसित फल कहलाता है। अगला सवाल कह रहा है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? एक स्त्री में कौन सा? तो एक स्त्री में एक्स एक्स पाया जाता है और पुरुष में वाई वाई पाया जाता है। स्त्री में एक्स एक्स रहेगा और पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र रहेगा। तो स्त्री में क्या बच्चों? एक्स एक्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है कि मृत मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी सीधा सा बात पूछ रहा है, इधर घुमा रहा है उधर उधर का पूछ रहा है। सीधा बोलो ना कि मृत जीवी का उदाहरण है। तो मृत यानी मृतोपजीवी, यानी कहने का मतलब है कि पेड़वा में कौन ऐसा पेड़वा है जो अपने पे भरोसा नहीं रखता है, दूसरा पे एकदम ही रहता है। जैसे बहुत सारा इसमें बहुत सारे लड़के लोग का क्या होता है ना कि दोस्त के पैसा पे जिएगा, जिंदगी जिएगा, अपना पैसा को एकदम निहायती कहिया रहता है, अपना पैसा खर्चा ही नहीं करेगा, दोस्त के पैसा पे पला बढ़ेगा। तो ये जो है ये लक्षणवा केकरा में है? ये अमरबेल में है। ये अमरबेलवा जो है ना, ये अपना भोजन का व्यवस्था कर ही नहीं पाता है। पूरा क्या बोले हम इसको, ये दूसरा के भरोसे रहता है, दूसरा के पास जाएगा, दूसरा के पेड़ पर लूझ जाएगा, उसका पूरा भोजन वोजन खाएगा और बेचारा को मार देगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना पैसा अपना खुद मेहनत करो, खुद कमाओ, खुद का खाओ। लेकिन कौन समझाए बैला को? कह रहा अगला सवाल कि गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गार्ड कोशिका कौन सी भित्ति मोटी होती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, बाहरी। अगला सवाल आया, निम्नलिखित में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन सा अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हम बताएंगे ना ग्रेफाइट के बारे में, तो साफ बोलेगा यस सर हम जानते हैं। तो कमेंट में बताना। तो पेंसिल तुम लोग यूज किया है? पेंसिल को छीलते हैं तो उसमें काला काला निकलता है, वो कोची रहता है? वो कुछ नहीं, वो ग्रेफाइट ना रहता है। अरे उसमें तुम करंट लगा के देखना, करना मत ना तो करंटो मार देगा। वो उसमें विद्युत का वो जो है सुचालक है, अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है, उसमें करंट जो है पास हो जाता है। अगला सवाल करा है कि बैटरी का अम्ल है। बैटरी का अम्ल क्या है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कि सांद्र H2SO4। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो। अगला सवाल करा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? काली चूना का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, CaOH2। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल चलिए देखते हैं। आयोडीन युक्त नमक है। आयोडीन युक्त नमक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम सल्फेट
अर्थ हाइड्रेट, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी बोलते हैं, याद रखना। पीओपी वहाँ दे देगा तो ये समझते रहना कि सड़क उड़क की बात करेगा, नहीं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल करेगा कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव है, घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोपोन, ऑप्शन नंबर हमारा डी प्रोपेन। अगला सवाल हमारा कह रहा है, अगला सवाल चलो देखो, सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 कह रहा है कि C6 फ्लोरीन की आवर्ती निम्नलिखित में किसकी जैसी होती है, तो C6 फ्लोरीन की आवर्ती जैसो फुटबॉल की जैसी होती है, ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट का वीडियो हम लोग अभी 40 क्वेश्चन कर लिए बच्चों, वीडियो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि बड़ा हो जाता है तो आप लोग नहीं देखते हैं। तो नेक्स्ट का वीडियो जो बच्चों हम लोग कल क्लास में करेंगे पार्ट 2 में। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें बच्चों, क्योंकि आपके साथ साथ अगर आपके साथ भाई, बड़ा भाई, दोस्त, छोटा दोस्त कोई भी जो है पास हो जाएगा तो इसमें आपका नुकसान कुछ नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा होगा, आपको बहुत शुक्रिया अदा करेगा, और मैं भी आपको करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दिए, और मेहनत करते रहो बच्चों, प्लीज़ मेहनत कंटिन्यू रखो, क्योंकि जो है रिजल्ट सब देखता है, मेहनत आपका कोई नहीं देखेगा। रिजल्ट आपको कैसे आएगा, तो मेहनत से आएगा। रिजल्ट आपको मेहनत दिखाएगा, और रिजल्ट जब जिस दिन आएगा ना तगड़ा, उस दिन आपके मम्मी पापा का भी सर ऊंचा हो जाएगा और आपका भी सर ऊंचा हो जाएगा। तो मेहनत करते रहो, कंटिन्यू रहो, और थोड़ा सा संघर्ष करो बच्चों, और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।